नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। हमारे साथ हैं पूर्व पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश आदरणीय सुलखान सिंह साहब। उनका स्वागत और अभिनंदन। उत्तर प्रदेश में बड़ा अजीबोगरीब माहौल चल रहा है। आज भी पुलिस के रवैये की जब जिक्र होता है तो सर का नाम अनायास मुंह से निकल आता है, चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो या फिर पुलिस के इकबाल का मामला हो या फिर अपराध का मामला हो या फिर पुलिस और जनता के बीच का सामंजस्य हो। सबसे बड़ी भूमिका जो बिगड़ती है पुलिस और जनता के सामंजस्य से बनती है। इन सब में अगर हम आकलन करते हैं जमीन पर जाकर और पूछते हैं कितने अंक दोगे, तो कई 10 में 10 देते हैं, कई 9 देते हैं, मतलब 8 से नीचे कोई अंक नहीं देता। लेकिन अब आज की पुलिसिंग जो पिछले 3-4 वर्ष में हुई है, उससे पुलिस की छवि भी नहीं बिगड़ी, सरकार की छवि को भी बड़ा धक्का लगा है। 2 तरीके की पुलिस हो गई कि सड़क पे कोई नमाज पढ़ता मिले तो बूट की ठोकर से ठोंकते हुए लाओ, इनाम पाओ। सड़क पर कोई धार्मिक प्रायोजन कर रहा है जो हिंदू धर्म से संबंधित है, उस पर माला चढ़ाओ, पुष्प बरसाओ और 100 में से 150 नंबर पाओ, 50 एक्स्ट्रा ले जाओ। अब जब इतनी बात आ जाए तो फिर कोई पीछे कैसे रहेगा। कभी कभी हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात खराब लगे। अब तो योगी के सिंघम पैर दबा रहे हैं, मोक्ष का रास्ता खोलते जा रहे हैं, स्वर्ग का दरबार यहां से खुलता चला जा रहा है। 15 दिन रोड जाम से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, अगर 15 मिनट नमाज अदा हो जाएगी तो सबको दिक्कत हो जाएगी। ये कौन सा कानून है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं पिछले बीते कई दिनों से जो वीडियो सामने आए हैं, आपके सामने सारे वीडियो चलेंगे, देखेंगे आप। सर से बस वहीं चलता हूं कि सर आखिर कांवड़ को लेकर इतना पुलिस परेशान क्यों। ये कांवड़ यात्रा के दौरान पुलिस की परेशानी बड़ी स्वाभाविक होती है। बहुत ज़्यादा भीड़ होती है जो अब दिनों दिन बढ़ती जा रही है और लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं बहुत उत्पन्न करते हैं ये कांवड़िए जो हैं। तो पुलिस की परेशानी तो बड़ी स्वाभाविक है और पुलिस बड़े तनाव में रहेगी इस दौरान जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता इसका कार्यक्रम। तो ये तो बड़ी स्वाभाविक बात है, तो ऐसा तो रहेगा ही रहेगा। सर वीडियोज आ रहे हैं सेना के जवान के पीट देने के, वीडियोज आ रहे हैं आम नागरिकों के पीट देने के, पुलिस के पांव दबाते भी वीडियो आ रहे हैं। क्या ये सब पुलिस मैनुअल सिस्टमेटिक सब ठीक है? देखिए, ये कांवड़ियों की जो अराजकता है, इनकी उद्दंडता है और जो अपराध कर रहे हैं, इसको जो पुलिस वाले जो टॉलरेट कर रहे हैं, ये तो बहुत ही गलत बात है और ये अपने आप में अपराध है और इसमें तो सभी को संज्ञान लेना चाहिए। मैं तो मेरा तो इसमें अपील रहती है हमेशा उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कि इनको स्वतः संज्ञान इन बातों को लेना चाहिए। ये तो टोटल ब्रेकडाउन है रूल ऑफ लॉ का कि आप रास्ते में लूटपाट कर रहे हैं, पूरी रोड जाम कर रहे हैं, जिसको चाहे मार रहे हैं, जिसको चाहे पीटें, दुकान लूट लें। ये अच्छी बात नहीं है कोई जो है ये, और ये बताता है कि किस कदर अराजकता हावी हो चुकी है। और इसको अगर टॉलरेट कर रहे हैं पुलिस वाले, तो पुलिस वाले भी इसमें डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी के लिए, अपने कर्तव्य की अवमानना के लिए दोषी हैं पूरी तरह से और इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात जो ये पाँव दबाने की और इस तरह की सेवा करने की या फूल बरसाने की है, ये तो निहायत ही घटिया किस्म की हरकतें हैं और ये पता नहीं किसको खुश करने के लिए अधिकारी लोग ऐसा करते हैं। इनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। ये अनफिट है पुलिस विभाग में रहने के लिए। ऐसे लोग जो हैं ये तो सेवा से बर्खास्त किए जाने चाहिए। सर एक मुद्दा बड़ा जोर शोर से उठा, एक टीचर ने एक पोइम आपने देखी होगी, वायरल हुई खूब जमकर। जी जी। कांवड़ में मत जाना, शिक्षा के मंदिर में जाना।
टीचर पर रिपोर्ट दर्ज कर दी गई, भावनाएं लोगों की आहत हो गई। और यही बात सैकड़ों इंटेलेक्चुअल लोग कहते हैं, यही बात उत्तर प्रदेश सरकार के एक दो मंत्री ने कहा, मैं किसी मंत्री का नाम नहीं लेता। वहां सरकार का दूसरा रवैया। उस शिक्षक की ऐसी पोयम में कतई बात नहीं थी, वो धर्म विरोधी बात नहीं थी। आप देखते हैं कि आए दिन कांवड़ यात्रा में बवाल होता है, झगड़ा हो जाता है। अगर बच्चे जाएंगे, किसी बच्चे को चोट लगती है, किसी बच्चे के ऊपर आघात हो जाता है, गंगा पूरी तरह बाढ़ पर है, कोई कहीं मिसहैपनिंग होती है, दुर्घटना होती है, लेकिन उसको इतना तूल दिया गया। और उसके बाद ऐसे रिएक्शन आया सोशल मीडिया पर, सर जवाब नहीं दे सकते हैं। और सोशल मीडिया ने और एक पूरे सिस्टम को नर्क में फंसा दिया है, पूरे सिस्टम को। हम और आप बैठे बात कर रहे हैं, पता नहीं इसमें से कौन सी बात काट के और कहां से काट के कहां से जोड़ के वायरल कर दी जाएगी। तो ऐसी पोजीशन में सर अब तो बातों का जिक्र करना, बातों पर सवाल करने में अपने आप में भय बना रहता है। और ऐसे दौर में पुलिस का इकबाल डाउन हो रहा है, और पुलिस का इकबाल डाउन होने के साथ सर सरकार का इकबाल डाउन हो जाता है, क्योंकि पुलिस पर सरकार का इकबाल टिका होता है। आपका तो लंबा अनुभव है, आपने सब दौर देखे हैं, आपने डाकुओं के दौर से गुजरे, आप अब इस नए युग से गुजर रहे हैं जहां सोशल शुरुआत है। और जब बड़ी तादाद में शुरुआत तब हुई जब आप उस प्रमुख पद पर तैनात थे। 16-17 से बहुत तादाद में एकदम सोशल मीडिया एग्रेसिव हुई। इस सब को लेकर आपकी क्या राय है कि कैसे इन सब चीजों को रोका जाए? देखिए, इसमें जो जहां पर है तो अपनी अपनी पोजीशन के अनुसार हर एक आदमी को इस पे काम करना चाहिए। और जहां तक जो आपने उस शिक्षक की बात कही, जिसने ये बात कही थी, तो ये देखिए, शिक्षक का दायित्व तो है, उसका एक कर्तव्य है कि वो स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को ये अंधविश्वासी, मिथ्या विश्वासी, दकियानूसी बातों के प्रति सचेत करे। ये तो मानवता को संसार करने वाली जो दकियानूसी प्रैक्टिस चल रही हैं, तो भले ही किसी की भावनाएं इस बात से आहत होती हों, लेकिन इस बात से हम लोग जैसे आदमियों की संवेदनाएं आहत होती हैं। हम जब एक मनुष्य का इस तरह से पतन देखते हैं, मनुष्य का ऐसा अपमान देखते हैं, तो इससे हमारी भावनाएं बहुत आहत होती हैं, हमारी संवेदनाएं आहत होती हैं। मैं जब देखता हूँ ये पुलिस अधिकारी जो है किसी व्यक्ति के पांव दबा रहा है वर्दी में बैठ करके, तो मुझे शर्म आती है, मेरी संवेदनाएं आहत होती हैं। मुझे लगता है ये मनुष्य को क्या कर दिया इन लोगों ने, जो है मनुष्य कितना गिरेगा। तो भावनाएं आहत होने या संवेदनाएं आहत होने का मतलब ये नहीं कि इसमें कोई अपराध बन जाता है। और इसमें तो जिस पुलिस वाले ने FIR दर्ज की है या जिसने दर्ज कराई है, उसके खिलाफ FIR होनी चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें जो है, इसमें कोई अपराध नहीं बनता है। ये फंडामेंटल ड्यूटी है संविधान के तहत हर एक नागरिक की। 51A(H) में ये ड्यूटी है कि वो साइंटिफिक टेम्पर करे और ऑब्सक्योरेंटिस्ट जो है, दकियानूसी जो परंपराएं हैं, उनका दमन करे, उनका विरोध करे। ये जो है, तो टीचर ने कोई ऐसी बात नहीं की जिसमें कोई जुर्म बनता हो, न ही कोई उसमें कदाचरण बनता है। तो न तो ये विभागीय मामला है, न ही इसमें कोई आपराधिक मामला बनता है। और इसमें तो पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने FIR दर्ज की है, और किसी व्यक्ति ने FIR दर्ज कराई उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो एक प्रैक्टिस बनती जा रही है कि जहां नहीं वहां पहुंच जाते हैं तथाकथित ये कोई हिंदू संगठन है, कोई संगठन, और जाके वहां धरना करेंगे, मारपीट करेंगे, हंगामा करेंगे, ये सब अपराध है। ये उत्तर प्रदेश जो है, ये क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1942 के अनुसार ये अपराध है, ये जो है। और इनके खिलाफ कार्रवाई 1932 में एक्ट है। ये अपराध है कहीं धरना देना, कहीं किसी के हंगामा खड़ा करना, दबाव बना के कार्रवाई कराना लोगों के खिलाफ, ये क्राइम है ये जो है। और ये सब अराजकता है, ये अलाउड नहीं की जानी चाहिए। सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए बड़ी जल्दी कि क्यों इस तरह की बातें हो रही चारों तरफ। पुलिस अधिकारी हैं जो जिनका ड्यूटी है कि कांवड़िए भी सुरक्षित रहें और कांवड़ियों से लोग सुरक्षित रहें, तो पुलिस को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। जहां जहां तोड़फोड़ हुई है वहां पुलिस वालों को FIR करना चाहिए। कॉग्निटिव डिफेंस में पुलिस को स्वयं FIR करनी चाहिए, करती है पुलिस FIR बाकी मामलों में, ऐसे मामलों में नहीं कर रही है। इससे निष्पक्षता प्रभावित होती है, लोगों को लगता है पुलिस निष्पक्ष नहीं है। और जब शासन की निष्पक्षता पर शक हो जाता है तो ये फिर शासन का ब्रेकडाउन माना जाता है।
फेथ नहीं डिगना चाहिए व्यवस्था पर, शासन पर, पुलिस पर। जनता का विश्वास डिगना नहीं चाहिए बिल्कुल ही। और इस तरह की हरकतों से पुलिस की इमेज बनती है कि ये पक्षपाती हैं, ये एक पक्ष का साथ देते हैं और नियम कानून का पालन नहीं करते हैं, ऐसी खराब छवि बनती है। तो इसके बुद्धिजीवियों को सतर्क होना चाहिए, उच्च न्यायपालिका को सतर्क होना चाहिए और सरकार को संज्ञान लेके इसको ठीक करना चाहिए तुरंत। इधर सर कांवड़ को लेकर ये घटनाक्रम चल रहा है, उधर सर लगातार सरकार स्कूल बंद करती चली जा रही है। जितना बात उठ रही है उससे ज्यादा स्कूल बंद रोज हो रहे हैं। आपने देखा पहले चंद स्कूलों की चर्चा चली, 4-5 हजार होंगे, अब संख्या 27,000 क्रॉस होकर कर गई है। और बीच बीच में लेटर वायरल हो जाते हैं कि सरकार ने 30 स्कूलों का मर्जर रोक दिया और उसी जिले में 40 की लिस्ट आती है कि और नए कर दिए गए, वो लिस्ट बाहर नहीं आती। मतलब 30 रोककर 40 कर दिए। देवरिया में ये हाल है। आप देख रहे हैं कि शिक्षा समवर्ती सूची का अंग है। देश के प्रत्येक नागरिक को शिक्षा पाने का फंडामेंटल राइट है, उसे संविधान से ये अधिकार प्रदत्त है। सर आप तो उस इलाके से हैं जिस इलाके के लिए आप जी जान देना चाहते हैं, जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं, जहां सूखा बाढ़ सब कुछ आता है, लेकिन आता नहीं है तो खुशहाली, आता नहीं है तो वहां अन्न, आता नहीं है तो वहां जीवन चक्र चलाने की एक भूमिका। पहले सूखा में वहां का आदमी बर्बाद होता है, फिर वहां बाढ़ में बर्बाद होता है और कुछ नहीं मिलता। अब वहां का आदमी शिक्षित भी नहीं होगा, स्कूल बंद हो जाएंगे। और ये सर जहां आप काम कर रहे हैं उन्हीं दोनों राज्यों में सबसे ज्यादा ये काम हो रहा है। मध्य प्रदेश के कुछ जिले और वो उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा। अगर जो आंकड़े हैं वो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा स्कूल बंद हुए और उत्तर प्रदेश में। सर कैसे देश विकास करेगा जब शिक्षा ही रोक दी जाएगी? तो क्या लोग विकसित राज्य की परिकल्पना कर पाएंगे? देखिए, शिक्षा एक मौलिक अधिकार है लोगों का और शिक्षा का अधिकार नियम बना हुआ है, राइट टू एजुकेशन। तो ये कंपल्सरी एजुकेशन देना भी सरकार का दायित्व है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सरकार स्कूल खोलने के बजाय, विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ाने के बजाय स्कूल बंद कर रही है। ये कहते हैं साहब वहाँ छात्र कम आ रहे हैं। छात्र कम आने का कारण ये है कि वहाँ टीचर तैनात नहीं है। ये मैं कई साल से बात कह रहा हूँ कि शिक्षक तैनात नहीं हो रहे हैं। एक टीचर तैनात है, कहीं एक भी टीचर तैनात नहीं है। इस समय जो है मैंने एक दिन बताया था, इसको जो है करीब 27-28 हजार तो प्रधानाध्यापकों की वैकेंसी खाली पड़ी हुई है और कहीं कहीं एक शिक्षा मित्र है, कहीं कोई नहीं है। वो लोग काम नहीं करते हैं, जाते नहीं हैं और गए भी तो एक टीचर कितना पढ़ाएगा, किसको पढ़ाएगा? जानवरों की तरह बच्चों को घेर के बैठ जाते हैं। बताइए ऐसे में कौन भेजेगा वहां पे अपने बच्चों को? तो आप टीचर तैनात नहीं करते हैं तो वहां हाजिरी नहीं होती है। हाजिरी नहीं होती तो आप स्कूल बंद कर देंगे, तो अजीब बात हो गई। यही हाल स्वास्थ्य के क्षेत्र में कर रखा है इन्होंने। डॉक्टर नहीं तैनात करते हैं तो लोग वहां जाते नहीं है, वहां जाते नहीं है तो अस्पताल बंद कर देंगे आप। ज्यादातर पीएससी वगैरह जो देहातों में, ब्लॉकों में खुले हुए तो बंद पड़े हुए हैं। इसीलिए मेडिकल कॉलेज वहां खुले हुए हैं, 1/3 डॉक्टर तैनात हैं। वो 1/3 डॉक्टर भी संविदा वाले हैं। पूरा नर्सिंग स्टाफ जो है वो संविदा का है। कोई वहां भर्ती नहीं होता है। जब भर्ती नहीं होता है तो आप अस्पताल बंद कर देंगे, वहां की सीटें बंद कर देंगे। तो ये एक अजीब सा दुष्चक्र शुरू हो रहा है। आप FIR नहीं लिखेंगे, फिर कहेंगे आप थाना बंद कर दीजिए क्योंकि यहाँ FIR नहीं हो रही है। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत ही गलत निर्णय हुआ है और अगर जरा भी संवेदना है सरकार में तो उसको तुरंत ही इस कदम को वापस करना चाहिए और बहुत जल्दी हर स्कूल में पूरे टीचर तैनात किए जाने चाहिए। जितने क्लास हैं कम से कम उतने टीचर होने चाहिए। शिक्षक और छात्र का अनुपात अब कोई मायने नहीं रखता है। मैं कहता हूँ 100 पर भी एक शिक्षक हो, लेकिन अगर 4 क्लास हैं, 5 क्लास है प्राइमरी में, 3 क्लास है जूनियर हाई स्कूल में, तो जूनियर हाई स्कूल में कम से कम 3 टीचर हो, प्राइमरी में कम से कम 5 टीचर हो, ताकि एक क्लास को एक आदमी बैठे तो वहां पे उसकी क्लास के सामने, तब तो कुछ पढ़ाएगा। बिना टीचर के क्लास क्या पढ़ेगा वहां पे? तो ये सरकार को तुरंत करना चाहिए। बहुत ही गलत बात है। सरकार को इसमें संवेदना होनी चाहिए। सरकार के अंदर जो है, जनता की चुनी हुई सरकारें हैं, इन लोगों को इतना समझ में नहीं आ रही बातें जो है। मैं लगे हाथ स्वास्थ्य की बात भी, स्वास्थ्य को भी सरकार को इस तरह करना चाहिए। एफोर्डेबल स्वास्थ्य व्यवस्था देना सरकार का दायित्व है। गरीब आदमी कहां जाएगा अपना इलाज कराने के लिए?
हमारे बांदा क्षेत्र का, बुंदेलखंड क्षेत्र का, मध्य प्रदेश का आदमी यहाँ पीजीआई में आता है इलाज कराने के लिए। जो है ये सरकार के लिए शर्म की बात है कि वहां का आदमी यहाँ पीजीआई तक आ रहा है। बीच में एम्स खोला गया था रायबरेली में, आज तक वो चालू नहीं हो पा रहा है, ओपीडी केवल चल रहा है वहां पर। ये मैं तो क्षेत्र में भी बताता हूं लोगों को, पब्लिक को इसमें जागरूक होना चाहिए, पब्लिक को आवाज उठानी चाहिए इस बात के खिलाफ, और सरकारों को ये चेतावनी मिलनी चाहिए कि अगर आप इस तरह का हरकत करेंगे तो वोट नहीं मिलेगा आपको। हम तो इसका अभियान चलाएंगे बुंदेलखंड क्षेत्र में, और हमारे पास पूरे यूपी से भी अब लोग आ रहे हैं, वो कह रहे हैं साहब अपनी गतिविधियों को आप पूरे यूपी में फैलाइए। तो हम पूरे यूपी में अपनी पार्टी की गतिविधियों को फैलाएंगे, और हम ये इस तरह की जो जन विरोधी नीतियां हैं सरकार की, इनका मैं विरोध करूंगा बिल्कुल। ये अच्छी बातें नहीं है। आप समझ लीजिए कि हमारे यहाँ गांव में प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल नहीं होते तो हम कैसे पढ़ पाते भाई? हम यहाँ थोड़ी आ पाते, हम IIT थोड़ी जा पाते। क्या सरकार चाहती है गरीब का बच्चा कभी डॉक्टर इंजीनियर न बने, कभी IAS IPS न बने गरीब का बच्चा? इलाज के अभाव में मर जाए गरीब आदमी जो है, या प्राइवेट अस्पतालों में जाकर लुट जाए? क्या चाहती है सरकार? ये यहीं के लोग हैं जो मंत्री और मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, यहीं के लोग हैं, कहीं बाहर से नहीं आ गए हैं, इनको ये बातें पता नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि शायद आप ही का कुछ देख करके लोग कुछ करें या कुछ भी करें अपने आप जो है, बट करना तो चाहिए इसको। पर इतनी बातें शिक्षा के मामले में चलती हैं, तैयारी होती है। आपने बड़ी सार्थक बात की कि अगर हम प्राइमरी स्कूल नहीं होते, जब आप पढ़े होंगे तब तो कम से कम 4-5 गांव एरिया में एक होता था। आपने जब इंटरमीडिएट की होगी तो एक GIC जिले में होता था, उसके लिए प्रतिस्पर्धा होती थी दाखिले के लिए, एडमिशन के लिए। आप तो बहुत पुरानी बात कह रहे हो, मैं तो 90 की बात कह रहा हूँ। मुझे इंटरमीडिएट में एडमिशन लेना था 11वीं में, तो GIC कॉलेज एटा में बड़ा मुश्किल से एंट्रेंस देना पड़ा, और जब उसमें क्वालिफाई हुए तब नंबर आया। लेकिन सर क्या इस सब के बावजूद जब विद्यालय खत्म हो जाएंगे, सरकार चाहती थी कि गांव के गरीब का, जो सबसे असहाय व्यक्ति है, उसका बच्चा पढ़ जाए। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट 8th में होता है, और दूसरा जो बड़ा ड्रॉप आउट होता है वो 10th में हो जाता है, यानी हाई स्कूल में। उसके बाद इंटर में, BA में, लास्ट में MA में तो बच्चे ही नहीं बचते। तो ऐसे करके कैसे बच्चे पढ़ेंगे? अब गांव का गरीब का बच्चा सर 5 किलोमीटर दायरे में अगर विद्यालय नहीं रहेगा, तो गांव में जब पढ़ने नहीं जाता था तो क्या दूसरे गांव में पढ़ने जाएगा? कैसे उसकी शिक्षा का अधिकार छीना जा रहा है, और अभिभावक असहाय हो गया, वो रो रहा है, उसकी कोई सुन नहीं रहा। हर गांव में जहां जहां स्कूल बंद हो रहे हैं, मैं सब रिपोर्टें इकट्ठी कर रहा हूं, हर गांव में रो रहे हैं लोग, बच्चे रो रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। और सर जब 27,000 स्कूल बंद हो जाएंगे या 30,000, तो 5 के एवरेज से 1.5 लाख शिक्षकों के पद खत्म हो जाएंगे। सर बड़ी दूर की बात कह रहा हूं, लगभग 30,000 से 50,000 के बीच शिक्षा मित्रों के पद निरस्त हो जाएंगे। हालांकि नई भर्ती तो अब कर ही नहीं रहा कोई। स्कूलों में 30,000 में 60,000 रसोईया का पद खत्म हो जाएगा, यानी लगभग 2.5 से 3 लाख लोगों का रोजगार चौपट हो जाएगा। नई भर्ती आप करने को राजी नहीं हो, जो पद हैं उन्हें समाप्त कर रहे हो, सिस्टम को समाप्त कर रहे हो। क्या सर आपको लगता है ये स्कूल एक बार बंद हुए तो दोबारा कोई चालू कर पाएगा? ये तो बंद ही इसलिए किए जा रहे हैं कि चालू ना हो, और सरकार ये पैसा बचा करके जो फिजूल की भ्रष्टाचार की योजनाएं हैं उन पे लगाना चाहती है सरकार ऋण लेकर के, मैंने पढ़ा था अखबार में 80,000 करोड़ रुपए का ऋण लेके एक्सप्रेसवे बनाएगी सरकार। तो इस तरह का ये पैसा निकाल करके, टीचरों का पैसा, स्कूलों का पैसा, अस्पतालों का पैसा बचा करके ऐसी अनुत्पादक और गैर उपयोगी योजनाएं लगाई जाएंगी। सरकार उसमें कमीशन खाएगी, अधिकारी भ्रष्टाचार करेंगे, ठेकेदारों। अरे हाईवे पे चलेगा कौन जब आदमी नहीं बचेगा? ना उसे रोजगार होगा, ना उसका बच्चा पढ़ा लिखा होगा, तो चलेगा कौन इन हाईवे पे? नहीं, हाईवे पे कोई चले न चले ये मतलब थोड़ी है। बुंदेलखंड के जो एक्सप्रेसवे बना है उसमें कोई नहीं चलता है, टोल वाला घाटे में जा रहा है, उसमें क्वालिटी उसकी बहुत ही घटिया है, लेकिन सरकार ने बना दिया उसको, कमीशन खा लिया लोगों ने, भ्रष्टाचार कर लिया खूब बैठ करके, इतनी घटिया क्वालिटी का बना है। हजारों किसान उसमें भूमिहीन हो गया, पढ़ा रहे टूट जाए, क्या फर्क पड़ता है उससे? कौन जवाबदेही होगी इनकी?
एजी एक संस्था बनाई गई थी, संविधान में बनाई गई है कि जो इस तरह की गैर जरूरी, गैर कानूनी खर्चे सरकार करती है उस पर अंकुश लगाए, उस पर टिप्पणी करे। एजी ने कभी टिप्पणी किया कि हेलीकॉप्टर से आप कांवड़ियों में फूल क्यों बरसा रहे हैं, सरकारी पैसे पे ये सरकारी धन का दुरुपयोग क्यों किया जा रहा है? सरकार को ये एजी को नहीं देखना चाहिए। एजी को देखना नहीं चाहिए कि ड्यूटी वाले जो लॉ एंड ऑर्डर में पुलिस वाले लगे हैं वो बैठ के कांवड़ियों को पैर दबा रहे हैं, उनकी तनख्वाह काट लेनी चाहिए। ये तो सरकारी जनता के धन का दुरुपयोग हो रहा है। और ऑडिट करना तो सेंट्रल सब्जेक्ट है, ये सीएजी ऑडिट करता है, सीएजी को दिखाई नहीं पड़ता है ये सब। तो एक्चुअली ऐसी आदत पड़ गई है ना लोगों को कि अनुत्पादक खर्च जो होता है ये भी एजी के दायरे में आता है। एजी को पूछना चाहिए कि ये आपने एक्सप्रेस बना दिया, कितना इसमें गाड़ियां चल रही हैं, कितना इसका प्रॉफिट हो रहा है, कितना लोग इसका यूज कर रहे हैं। ये परफॉर्मेंस ऑडिट भी एक पार्ट है एजी का, एजी करता है। हम लोग यहाँ ट्रेनिंग में एजी वाले आते थे, वो कहते थे कितने लोग ट्रेनिंग में हुए आपके, कितने लोग वहां तैनात हैं, कितना आपने ट्रेनिंग दिया, कितने तनख्वाह लगी लोगों की, क्या सिलेबस आपने बनाया, सिलेबस आपने अप टू डेट किया कि नहीं, ये सब एजी देखता था। एजी तो हमारे यहाँ सिलेबस देखता था, लेकिन एजी को ये दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसलिए संवैधानिक संस्थाएं फेल हो रही हैं हिंदुस्तान में। मैं इस बात को कहता हूं, बड़ी जिम्मेदारी से मैं बात कर रहा हूं। सभी संवैधानिक संस्थाओं को अगर मेरी बात कोई सुन ले या अंदर से उनके कोई अंतरात्मा से कोई बात आ जाए, फेल हो रही है वो अपनी ड्यूटी में। उनको ये संज्ञान लेना चाहिए इन बातों का, और हर जगह आपत्ति करनी चाहिए। ये सरकार के विज्ञापनों पर आपत्ति होनी चाहिए, पार्टी का प्रचार सरकारी पैसे से हो रहा है उस पर होना चाहिए। एजी तो अपना कुछ काम ही नहीं कर रहा है जो होना चाहिए बैठ करके। एजी को एक एक विज्ञापन को देखना चाहिए। सरकारी पैसे से आप प्रचार नहीं कर सकते हैं पार्टी का या सरकार का। नहीं सर, अब तो मंत्री कह रहे हैं, आशीष पटेल जी कह रहे हैं कि 1700 करोड़ रुपया खबरों के लिए मैनेज होता है। अब तो मैं थोड़ी कह रहा हूं, उनकी सरकार का एक व्यक्ति कह रहा है। देखिए मिश्र जी, कौन क्या कहता है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये खाली सुनने के लिए है। इंपॉर्टेंट ये है कागज में सब लिखा हुआ है। ये सब एजी को सब कागज देने पड़ेंगे आपको। एजी को देखना चाहिए ये बात जो है, ये विज्ञापन अनुत्पादक खर्च है। ये दुर्विनियोग कहा जाता है इसको हिंदी में, और अंग्रेजी में इसको कहा जाता है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। ये क्राइम है। संविधान कहता है कि पब्लिक मनी कैन बी स्पेंट ओनली फॉर पब्लिक पर्पज। और आपने बहुत अच्छा काम किया, आपकी जय जयकार हो रही है, आपका डंका बज रहा है, ये पब्लिक पर्पज नहीं है, ये आपका पर्पज है केवल। तो ये इस पे आपत्ति होनी चाहिए, इस पे एजीव करना चाहिए, तो बाकी लोगों को करना चाहिए। एक और सवाल मेरे दिमाग में कल से कौंध रहा है, क्योंकि आप थोड़ा सा बड़ी शालीनता से जवाब देते हैं तो कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं। पिछले कई महीनों से मैं देख रहा हूं कि यूपी में महिला अपराध बढ़ता चला जा रहा है। एनकाउंटर हो रहा है अपराधी का, फिर भी बहन और बेटियों को सरेराह छेड़ने के कई वीडियो सामने आए हैं। पिछले कई महीनों में कई वीडियो सामने आए हैं और ये प्रवृत्ति बढ़ रही है। पुलिस का भय नहीं दिख रहा है कि हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी। आखिर सर इसे कैसे रोका जाए? इसके लिए मुझे लग रहा है कि सोशल मीडिया भी जिम्मेदार है, जो जितनी प्रदूषित होती चली जा रही है अश्लील वीडियो से, अश्लील कंटेंट से। इससे सर लोगों के भावनाएं, दिमाग की कुसमय जागृत हो रही हैं। जो बच्चे हैं वो गलत राह पर जा रहे हैं। इसका कोई तैयारी नहीं हो रही है पूरे राज्य में, पूरे देश में। ये शिक्षा का दोष है, पारिवारिक पालन पोषण और शिक्षा का दोष है। बेसिकली परिवार में क्या शिक्षा मिल रही है उसको, स्कूल में क्या शिक्षा मिल रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए फिर बात घूम फिर के उसी शिक्षा पर आती है। अगर आप इस तरह से अनपढ़, स्कूल बंद हो जाएंगे फिर सर शिक्षा आएगी कहां से? वही मैं आपसे कह रहा हूं, वही मैं कहने जा रहा हूं कि अगर आप इस तरह की एक आत्मसम्मान रहित, सेल्फ कॉन्फिडेंस रहित, आत्मविश्वास के रहित समाज पैदा कर देंगे तो ये लोग कांवड़ होएंगे और उत्पात करेंगे और क्राइम करेंगे। और क्या कर सकते हैं ये लोग, बताइए। अब आपने देखा एक बिहार में 3-4-5 लोग जो हैं बिना चेहरा ढके हुए सरेआम अस्पताल में घुस के एक आदमी की हत्या कर देते हैं। ये क्रिमिनल्स हैं, इसमें मेंटल पेशेंट है इसके लिए। ये 10-20 हजार में मर्डर कर सकते हैं किसी का। रोज आप अखबार देखें तो उसमें पता, रोज इस तरह की बातें आ रही हैं कि ऐसे लोग ऐसे हैं जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, पैसा थोड़ा सा मिल गया, हत्या कर दिया उन लोगों ने। ये मेंटल पेशेंट है ये। और ये कौन है? कुपोषण के शिकार,
कुशिक्षा के शिकार, पारिवारिक कुसंस्कार के शिकार, सरकारी अराजकता के शिकार। जगह जगह से इनको तिरस्कार मिलता है, अपमान मिलता है, इनकी कोई हैसियत नहीं बन पा रही है, कोई इनकी कमाई नहीं, इनको रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ये एक बड़ा क्लास हमने तैयार कर दिया है देश में। ये बड़ा एटम बम है, समझ लीजिए आप। ये परमाणु बम की तरह टिक टिक हो रहा है, टिक कर रहा है, और स्कूल बंद करके आप इसको और एग्रावेट कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं इस चीज को। मैं बात घूम फिर के इसलिए बार बार इसको एम्फसाइज करना चाहता हूं, कुछ तो लगे कि हम गंभीर हैं इस मामले में। मैं ये बताना चाहता हूं कि ये मुद्दा बहुत गंभीर है, जितना लोग समझ रहे हैं उससे कहीं ज्यादा गंभीर है ये। मुझे एक बार किसी ने कहा कि भाई राव, ऐसा जो आप कह रहे हैं, हालात इतने बुरे नहीं हैं। मैंने कहा कि साहब आप सही कह रहे हैं, हालात इतने बुरे नहीं हैं, हालात इससे बहुत ज्यादा बुरे हैं। जो अखबारों में, टीवी में प्रोजेक्ट हो रहा है, हालात उससे ज्यादा बुरे हैं। मिश्र जी बता दूं आपको, मैं कई गुना सर, कई गुना, बहुत बुरे हालात हैं, बता दूं आपको। हाँ। सड़क पर चलने में डर लगता है, लहराते हुए चल रहे हैं। शाम को तो शराब पी के लहराते हुए गाड़ी के सामने आ जाए, मर जाए, क्या हो, फंस जाए आप वहां पे। सुरक्षित छोटा सा और अंतिम एक सवाल आपसे करूंगा सर। पहले हम सड़क पे खड़े हो जाते थे, किसी को चोट लग जाती थी, गाड़ी छू जाती थी, तो लोग अराजक नहीं होते थे। थोड़ा बहुत डांट डपट के दो लोग वहां आ जाते थे तो कह देते कोई नहीं लगी है। अगर कुछ नुकसान हो गया तो 100-200 500 रुपया नफा लॉस प्रॉफिट करके मामला बन जाता था। सर अब सबसे पहले जब आपकी गाड़ी छूती है तो मारपीट शुरू हो जाती है। जिस पक्ष की लगी है वो बिना सोचे इस हद तक चला जाता है कि आए दिन जान तक चली जाती है। तो मैं ये देख रहा हूं सर, एग्रेसिवनेस, नाराजगी अंतर मन में कितनी समावेश हो गई है। ये खाली जो चुटहिल पक्ष है वो नहीं हमला करेगा, जो भी आसपास देखने वाला है वो भी हमला कर देगा आपको। बेसिकली मैंने जो भी बताया कि ये आत्मविश्वास रहित हैं, समाज में तिरस्कृत हैं, जॉब उनको मिल नहीं रहा है, परिवार वाले उनको दुत्कारते हैं, कहते हैं कुछ नहीं कर रहे हो तुम, जो है 400-500 रुपए मोबाइल में और बर्बाद कर रहे हो हर महीने। तो ये लोग नफरत से भरे हुए हैं समाज के प्रति। ये किसी को पिटता देख लें उसको पीटेंगे जाके, बिना ये जाने हुए कि इसकी गलती क्या है। ये नफरत से भरे हुए हैं। यही एटम बम जो मैं जिसका जिक्र कर रहा हूं, ये हर जगह मैनिफेस्ट होगा। जहां जैसा मौका मिलेगा उस तरह से मैनिफेस्ट हो जाएगा। ये जाकर के कांवड़ियों को मौका मिलता है वहां ये इस तरह से प्रकट होता है। ये सड़क पे आपके कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो वहां वैसे प्रकट हो जाता है, आगजनी हो जाएगी तुरंत वहां जाके। जगह जगह ये सब चीजें हो रही हैं। ये बहुत व्यापक हो चुका है ये। और दुर्भाग्य है और एक तरह से अच्छा भी है कि ये फिलहाल अभी केवल नॉर्थ इंडिया में कन्फाइंड है ये, और नॉर्थ में भी जिसको पहले हिंदुस्तान कहा जाता था उस हिस्से में है ये ज्यादातर। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थोड़ा बहुत है, और बाकी ये उत्तर प्रदेश और बिहार का कुछ हिस्सा, इसमें ये ज्यादा कन्फाइंड है। जो है मध्य प्रदेश भी कुछ संक्रमण में आ रहा है, जो है पहले ऐसा नहीं था मध्य प्रदेश में। हमारी वहाँ रिश्तेदारियां हैं, पहले ऐसा हाल नहीं था। तो ये, लेकिन फिर भी अभी ज्यादा पोजीशन ये इसी बेल्ट में है। अब थोड़ा बहुत महाराष्ट्र में बिगड़नी शुरू हुई है, तो हो सकता है ये बात बढ़ रही हो, लेकिन इसमें समाज शास्त्रियों को अध्ययन भी करना चाहिए। लेकिन सरकार के कान इसमें तुरंत खड़े होने चाहिए कि ये ऐसी अराजकता क्यों बढ़ती जा रही है, क्यों ये उद्दंड तत्व बढ़ रहे हैं हमारे यहाँ। जो मैं आपको निश्चित बता दूं, आप जो है अपना मुंह ढक लीजिए, किसी से कहिए हमको पीटो जरा सा। अगर कोई आपको पीटने लगेगा 200 आदमी आपको आके पीट देगा तुरंत। वो नहीं पूछेगा कि इसकी गलती क्या है, वो खुद नहीं जानता कि आपकी कोई गलती है कि नहीं गलती है, क्योंकि अंदर से नफरत से भरा हुआ है। उसे मौका चाहिए कहीं पर। आप देखिए कई विधायक पिट गए यहाँ पर, कई पॉलिटिकल पार्टी आपस में लड़ मर जा रहे हैं ये लोग जो है पार्टी। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि पार्टी अनुशासनहीनता की बात है, ऐसी बात नहीं है। ये व्यापक असंतोष और जो नफरत भरी हुई है, ये उसका प्राकट्य है ये। तो सभी को इसका संज्ञान लेना चाहिए, जो भी चिंतित वर्ग है, और सरकार को तो लेना चाहिए। बाकी विपक्षियों को भी इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए। विपक्षियों को ही अपनी बात इसमें कहनी चाहिए। विपक्ष भी वो अपनी बात नहीं कहता है जितना कहना चाहिए। इस अराजकता विपक्ष नहीं बोलता है, शायद वो डरता है कि उसका वोट कट जाएगा, डर डर के सरकार चलाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, आपने बड़ी गंभीर ये बात की कि अराजकता पर अंकुश नहीं लगेगा तब तक, चाहे कांवड़ हो, चाहे शिक्षा का मामला हो। अराजकता तो किसी भी मुद्दे पर हो सकती है, अराजकता का कोई सर पैर नहीं होता है। मैं अक्सर देखता हूं दिल्ली एनसीआर इलाके में, गाजियाबाद, नोएडा में
भीड़ आती है, एक आदमी पीट रहा है एक आदमी को, तो कोई बचाता नहीं। आप कह रहे हैं वहां दूसरी चीज कि भीड़ आके पीटने लगती है, यहाँ कोई पीट रहे हैं दो लोग तो तीसरा बचाता नहीं, वो स्कूटर और तेजी से ले जाता है कहीं सीसीटीवी में हम ना आ जाए, या दूसरा रास्ते, और वो तब तक पीटते हैं सर जब तक उसकी जान न चली जाए। ऐसे कई मामले यहाँ हो चुके दिल्ली एनसीआर में। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सर दिन भर हमें समझाया गया कि आपका हिस्सा अब्दुल खा रहा है। अब अब्दुल ने दोनों हाथ ऊपर करके कहा कि हम सरेंडर हैं। अब अगला नंबर सिंह साहब का है और शिव कुमार मिश्रा का है, क्योंकि अब हम ही तो रह गए मैदान में। ये बात हम बार बार समाज को समझाने के प्रयास कर रहे हैं कि अगर बबूल की खेती करोगे तो कांटे मिलेंगे, आम की खेती करोगे तो आम मिलेंगे। हम नफरत बो रहे हैं, वो किसी भी रूप में बो रहे हैं। जब नफरत जिनसे कर रहे थे और वो सरेंडर कर जाएंगे, वो आपके सामने झुक जाएंगे, तो फिर जो आपके अंदर नफरत प्रवेश कर जाएगी, फिर वो जातीय हिंसा का रूप ले लेगी। और ये नफरत तो जहां वहीं प्रकट हो जाएगी जी, इसे बदल नहीं सकते ना। बाढ़ अगर आ गई तो सबसे गरीब निचला नीचे का इलाका भर जाएगा। वो नहीं देखेगा कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन पंडित है, कौन क्या है, ये नहीं देखता। वो आग लगेगी तो वो नीचे वाला गरीब तबकों को, झुग्गी झोपड़ी को जला देगी सब। तो ये अराजकता जो है हमेशा गरीब और कमजोर को नुकसान पहुंचाती है, वो किसी वर्ग का क्यों ना हो। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो ये अराजकता जो एक तरह से आग है, ये नहीं होनी चाहिए। ये हमारे, अगर आप पिछले 1000 साल का इतिहास देखें तो जब भी अराजकता थी तो सरकारें बदली, सरकारें स्थिर नहीं हो पाई, और जैसे ही शासन ने पीस और ट्रैंक्विलिटी, शांति व्यवस्था कायम की, बड़ा विकास हुआ देश में। सैकड़ों साल की दुर्व्यवस्था के बाद जब अकबर ने यहाँ व्यवस्था कायम की तो मैक्सिमम विकास अकबर के टाइम पे शुरू हुआ। ज्यादातर संस्थाएं जो आज चल रही हैं रेवेन्यू की, और वो सब अकबर के जमाने की हैं। फिर अराजकता आई इसमें बीच में, तो थोड़ा बहुत औरंगजेब ने उसको संभाला। फिर अराजकता 100 साल चली करी, तो अंग्रेजों का कब्जा हो गया इसमें। फिर जहां पे अंग्रेजों का शासन रहा वहां व्यवस्था ठीक किया उन्होंने जो है, और तमाम जगहों पे व्यवस्था नहीं ठीक हो पाई। ये तो लगातार व्यापार बंद हो जाता है जहां अराजकता होती है। यूपी में व्यापार नहीं हो पा रहा है, हमारे यहाँ आदमी को मजदूरी नहीं मिल रही क्योंकि वहां काम नहीं है बुंदेलखंड में। अराजकता का ये, यहाँ का आदमी मजदूरी करने के लिए, बेलदारी करने के लिए, मिस्त्रीगिरी करने के लिए गुजरात और महाराष्ट्र जाना पड़ता है। उसको एनसीआर में जा रहा है। 2 करोड़ की आबादी का बुंदेलखंड, 1 करोड़ 84 लाख की आबादी का बुंदेलखंड में 30 लाख आदमी जो है बाहर है। आप कल्पना कर सकते हैं, 30 लाख आदमी मजदूरी कर रहा है। बुंदेलखंड में मजदूरी का काम नहीं है, और वहां के हजारों आदमी जमीन लेके एक्सप्रेस बना दिया आपने। ये तो सर 20% के आसपास बैठेगा एवरेज। जी, बहुत बुरा हाल है, ये बहुत बुरा हाल है। और ये 16 या 17 की रिसर्च है, 32 लाख की। अब और बढ़ गया होगा। 12,000 14,000 रुपए में लोग वहां चौकीदारी कर रहे हैं गुजरात में। संपन्न स्टेट है, अच्छी पैसा मिल जाता है, लोग जाते हैं। हमारे यहाँ का आदमी मजदूर खेती काटने के लिए पंजाब तक जाता है। ये हाल है। कृषि का बुरा हाल हो गया है, कृषि में मजदूर नहीं खप पा रहे हैं। सही है। तो ये सभी चीजों को देखना चाहिए। बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की है, और ये चर्चा लोगों को देखनी चाहिए और समझने चाहिए, खास करके सिविल सोसाइटी को। अब पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि सिविल सोसाइटी अपने रोल से अलग हट चुकी है। उसे लगता है कि हम इधर बोल गए तो हम इधर के फंस जाएंगे, क्योंकि आए दिन जो अभी सर ने कहा वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि पुलिस को भी नहीं पता है, किसी ने एक एफआईआर दे दी कि उन्होंने धर्म के खिलाफ बोला है, मुकदमा दर्ज हो जाता है, तो सिविल सोसाइटी अपने को सरेंडर कर गई। तो मैं क्यों केस लिखवाऊं, क्यों मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर। और ये जो अराजकता है, इसे रोकने के लिए केस भी लिखे जाएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन इसे रोकने के लिए कोई तो मैदान में आएगा। अब सर कह रहे हैं कि हम प्रदेश में पार्टी का अपना स्वरूप बनाएंगे ताकि लोगों को अराजकता से बचाया जाए। अराजकता जब तक नहीं रुकेगी तब तक प्रदेश में एक उम्दा माहौल नहीं बन सकता, रोजगार सृजित नहीं हो सकता, प्रदेश की स्थितियां अच्छी नहीं हो सकती, और इकोनॉमी आप कागज में बना सकते हो, जमीन पर नहीं आ सकती। जमीन पर इकोनॉमी तभी आएगा जब अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश का निर्माण हो। सर आपका बहुत बहुत आभार, आपने हमें समय दिया। धन्यवाद और नमस्कार।